नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं साहित्य सृजन मंच बुलंदशहर के समस्त पदाधिकारियों का मैं हार्दिक नमन वंदन करता हूँ। इसी के साथ ही मैं आदरणीय रामजी लाल वर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज हमें आपके बीच में आमंत्रित किया और मैं आपके बीच उपस्थित हूँ अपनी बात रखने के लिए, अपने मन की बात रखने के लिए। मुझे याद है एक बार पहले भी कार्यक्रम में मैं आ चुका हूँ। आपके उस वक्त कुछ परिस्थितियाँ विपरीत थीं। हालांकि आज भी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा काम नहीं कर रहा है, लेकिन चलें, आपके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं और अपना स्नेह बनाएं ताकि मैं अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। नमस्कार आदरणीय रामजी लाल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमन करता हूँ आपको। आप कार्यक्रम से जुड़े और मुझे उम्मीद है कि मैं समय से जुड़ सकता। तो चलें, आप आ चुके हैं मंच पर, तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमें माँ भगवती की आराधना करनी होती है। तो मैं आज माँ भगवती की आराधना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। जय माँ वीणावादी। इसी के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज आपके बीच में आकर के मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपके इस मंच, समृद्ध मंच, साहित्य सृजन मंच बुलंदशहर पर, जहाँ मैं जानता हूँ मेरा दूसरा तीसरा आज कार्यक्रम है। आपके बीच में आना मेरा पहले भी हुआ है, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत होने से समस्याएं बढ़ गई थी। चलें, खैर, हम आज हमारे बीच में आदरणीय रामजी लाल वर्मा जी मौजूद हैं और मंच के और भी पदाधिकारी जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। और एक रचना हिंदी पर मैं सुनाना चाहूँगा, आपके बीच निवेदित करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं चंद लाइनें आपके बीच निवेदित करना चाहूँगा। सुने, ये मैं बहुत छोटा था तब मैं लिखा था ये 4 लाइनें। अब मैं उस वक्त हाई स्कूल में था। आप सुने, अपने ही आप से हम रहे अजनबी, जिंदगी में अकेले बढ़े इस कदर। अपने ही आप से हम रहे अजनबी, जिंदगी में अकेले रहे इस कदर। अपना कहते किसे कुछ समझ ना सके, लोग मिलते बिछड़ते रहे इस कदर। लोग मिलते बिछड़ते रहे इस कदर। और इसके साथ ही एक मुक्तक निवेदित करना चाहूँगा, क्योंकि नयापन किस तरह हो और नया एहसास क्या होता है, तो सुने। नया आगाज होता है नए प्रतिमान गढ़ने को, नया आगाज होता है नए प्रतिमान गढ़ने को, नए रंग से नए ढंग से नए सोपान चढ़ने को। नया होगा फलक अपना, नई होगी जमी अपनी, नया अंदाज होता है नए इतिहास रचने को, नया अंदाज होता है नए इतिहास रचने को। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश चंद्र पराशर जी हमारे बीच मौजूद हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको नमन वंदन। चलें, एक हिंदी पर मैंने एक रचना लिखी थी। हालांकि एक अधिवक्ता होने के नाते कई लोग
इस रचना की जो है विरोध भी किए, कई लोग बोले आप हिंदी के बारे में आपने अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन आपने आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी भैया आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका स्नेह मुझे मिलता रहता है, मैं जानता हूँ। चलें सुने। यूँ तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, यूँ तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। अब ये कितना प्रयास मेरा है, मैं आज की परिवेश में लिखा हूँ हिंदी पे, मैंने हिंदी को अपमानित नहीं किया कहीं भी। यूँ तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। हिंदी में काम करना भाता कहाँ किसे, जी, हिंदी में काम करना भाता कहाँ किसे, हिंदुस्तान में ही शर्मसार है हिंदी। जी हाँ, आज के परिवेश में जैसा कि हम हिंदी बोलते हैं तो लोग इंग्लिश बोलने वाले हमेशा कहते हैं कि अरे हिंदी आता है तो मजाक उड़ाते हैं। तो सुने, हिंदी दिवस के रोज याद आती है हमको, हिंदी दिवस के रोज याद आती है हमको, बाकी दिनों में बेबस बीमार है हिंदी, यूं तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी। और सुने, इस कॉन्वेंट कल्चर की अंधी दौड़ में, इस कॉन्वेंट कल्चर की अंधी दौड़ में अपने ही घर में बेशक बीमार है हिंदी, तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी। और सुने, अंग्रेजियत के बीच में हिंदी अछूत है। जैसा कि हमने कहा था, आजकल अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए नौजवान जो होते हैं वो हिंदी मीडियम वालों को अछूत समझते हैं, या हिंदी आपको नहीं आता है तो आपको हे दृष्टि देखते हैं। अंग्रेजियत के बीच में हिंदी अछूत है, अपनों से ही उपेक्षित बेजार है हिंदी, यूँ तो हमारे राष्ट्र में राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। और सुने, भाषा फिरंगी लाख हाथ पैर मार ले, अब हमारी हिंदी क्या है हमारे लिए, सुने जरा, निवेदन करता हूँ। भाषा फिरंगी लाख हाथ पैर मार ले, फिर भी हमारी आन बान शान है हिंदी, यूँ तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी। और अंतिम बंद है, हिंदी से विलग होना जो मीन नीर से, हिंदी से विलग होना जो मीर नीर से, ऐसे हमारे प्राण की संचार है हिंदी, ऐसे हमारे प्राण की संचार है हिंदी, यूँ तो हमारे राष्ट्र की पहचान है हिंदी, फिर भी हमारे राष्ट्र में बेजार है हिंदी। जी हाँ, ये हमारी हिंदी हमारे लिए है कि जिस तरह मछली पानी के बगैर, जल के बगैर रह नहीं सकती, वैसे हम हिंदी के बगैर नहीं रह सकते। बेशक अंग्रेजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी चीज़ें कर ले, हमने सुना था, लोग कहते हैं कि इंग्लिश जो है पेट की भाषा है, लेकिन हिंदी हमारे आत्मा की भाषा है, और आत्मा की भाषा कभी मिट नहीं सकती, कभी पीछे नहीं हट सकती। तो सुने, एक रचना मैं पिता पर बहुत पहले लिखा था। पिता एक ऐसा विषय है जो हमेशा कहते हैं कि बहुत पीछे रहा है। हमेशा माँ पर तो न जाने कितनी रचनाएं की गई हैं, कितने छंदबंद लिखे गए हैं, लेकिन पिता पर बहुत कलम कलम चल रही है। वजह क्या है मालूम नहीं है, लेकिन शायद पिता का जो गुस्सैल चेहरा है वो सारे जो हमारे मन के भाव है उसको दबा देता है, लेकिन फिर भी पिता का त्याग अपनी जगह कम नहीं होता। माँ के 9 महीने पे बेशक वो भारी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी। चले सुने, एक बरगद के साया, एक बरगद के जैसा है साया पिता, एक बरगद के जैसा है साया पिता, धूप से जिंदगी के बचाता पिता। जहाँ एक बरगद के जैसा है साया पिता, धूप में जिंदगी के बचाता पिता। आदरणीय देवी प्रसाद पांडे जी, आपका बहुत बहुत नमन बंदन है। आप लोग का स्नेह मिलता है तो मन गदगद होता है। सुने, माँ से ममता मिली जानता हूँ मगर, माँ से ममता मिली जानता हूँ मगर, पर जमाने से लड़ना सिखाता पिता, एक बरगद के जैसा है साया पिता। प्यार को अपने बेशक जताता नहीं, एक पिता जो होता है कभी एहसास नहीं दिला पाता, अपने प्यार को जता नहीं पाता है, ये विडंबना है। प्यार को अपने बेशक जताता नहीं, फिर भी पिता, एक बरगद जैसा है पिता, धूप से जिंदगी को बचाता पिता। आगे एक पिता क्या होता है, उसकी भावनाएं क्या होती हैं। जेब में उसका पैसा नहीं हो मगर, जेब में उसके पैसा नहीं हो मगर, सुन के फरमाइशें मुस्कुराता पिता। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, आप बच्चे फरमाइश करते हैं, पता नहीं आपकी जेब में पैसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन आप ना नहीं कहते हैं। जेब में उसके पैसा नहीं हो मगर, सुन के फरमाइशें मुस्कुराता पिता, एक बरगद के जैसा है साया पिता।
धूप से जिंदगी को बचाता पिता। और सुने, लाख दिन भर थका हो बहुत काम से, लाख दिन भर थका हो बहुत काम से, फिर भी बाहों में बच्चे झुलाता पिता। एक बरगद के जैसा है साया पिता, धूप में जिंदगी को बचाता पिता। जिंदगी के सफर में न ठोकर मिले। अक्सर पिता के बारे में ये इल्जाम होता है कि पिता बड़े तल्ख बातों शब्दों में बात करते हैं, गुस्से में रहते हैं, हमेशा सुनते नहीं हैं। आदरणीय पूर्णिमा जी, आप पूर्णिमा पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। जिंदगी के सफर में न ठोकर मिले, इसलिए तल्ख बातें बताता पिता। एक बार जिंदगी के सफर में न ठोकर मिले, इसलिए तल्ख बातें सुनाता पिता। जी हाँ, कई बार कहा जाता है कि जो बच्चा अपने माँ बाप के तानों को सुन सकता है, वो जमाने के तानों से बचाता है। तो ये बात जो है बतानी चाहिए और समझनी चाहिए हमें। जिंदगी के सफर में न ठोकर मिले, इसलिए तल्ख बातें सुनाता पिता। उसके कपड़े फटे हो मगर गम नहीं, उसके कपड़े फटे हो मगर गम नहीं, हर दफा नए कपड़े सिलाता पिता। एक बरगद के जैसा साया था, धूप में जिंदगी से बचाता पिता। और सुने, मेरे चेहरे पे मुस्कान खिलती रहे। जी हाँ, मेरे चेहरे पे मुस्कान खिलती रहे, अपनी हर दर्द हमसे छिपाता पिता। एक बरगद के जैसा है साया पिता, धूप में जिंदगी के बचाता। अंतिम सुने, मुश्किलें चाहे कितनी बड़ी हो मगर, पिता जो सीख देता है, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, माँ से प्यार बहुत मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पिता से सामाजिक सुरक्षा मिलती है, आत्मसम्मान मिलता है, आत्मगौरव मिलता है। वो माँ कभी नहीं दे सकती, किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती, चाहे कितना भी प्यार करे। तो सुने, मुश्किलें चाहे कितनी बड़ी हो मगर, हौसले मुश्किलों में बढ़ाता पिता। एक बरगद के जैसा है साया पिता, धूप में जिंदगी के बचाता पिता। तो ये एक रचना थी जो पिता को समर्पित थी, जहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे कवियों का कलम बहुत कम चला है पिता पर। निश्चय ही ऐसा नहीं है कि नहीं चला है, लेकिन कम चला है। चलें, एक रचना से और जोड़ता हूँ, आपको निवेदित करता हूँ। और इस रचना का शीर्षक है नश्वर। जी हाँ, नश्वर। इस मृत्युलोक में हर इंसान, हर चीज, इंसान ही नहीं, जो हमारे जड़ हैं, जीव हैं, हर चीज, सब कुछ खत्म होता है, सबका अंत उसके प्रादुर्भाव के साथ ही अंत लिख जाता है कि उसका अंत कैसे होना है। तो ये नश्वर रचना है, सुने और निश्चय ही आप इसको आशीर्वाद देंगे। सुने, हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। जड़ चेतन हो या अवतारी, सबका जाना तय रहता है। जी हाँ, जो त्रिकालदर्शी थे, जो अवतारी पुरुष थे, या वो सभी इस दुनिया से कूच किए, तो सबका जाना तय रहता है। सुने, हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। जड़ चेतन हो या अवतारी, सबका जाना तय रहता है। छल किया सुधाकर ने लेकिन, अब सुने, कुछ चीजें और हैं कि कभी कभी हम दूसरों की किए की सजा पाते हैं। तो सुने, उस पर, छल किया सुधाकर ने लेकिन, पाषाण अहिल्या बनती है। छल किया सुधाकर ने लेकिन, पाषाण अहिल्या बनती है। महिमा सागर की घटती है, रावण पड़ोस जब बसता है। हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। और सुने, सूरज सा तेजस्वी नक्षत्र ब्रह्मांड में दूजा ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामजीलाल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सा तेजस्वी नक्षत्र ब्रह्मांड में दूजा ना होगा, उसको भी ग्रहण सताता है जब राहु ग्रास बनाता है। हर चीज है नश्वर दुनिया में, एक दिन जाना तय रहता है। और सुने, खुद को जो अचल समझते हैं, कुछ बात उन्हें बतलाता हूँ। खुद को जो अचल समझते हैं, कुछ बात उन्हें बतलाता हूँ। साहस गर सत्य हो सुनने का, कुछ चुभती बात सुनाता हूँ। माधव निस्तेज हुए एक दिन, गोपिका भी नहीं बचा पाए। माधव निस्तेज हुए एक दिन, गोपियां ही भी नहीं बचा पाए।
गांडीव समेत पुरुषार्थ सभी अर्जुन के काम नहीं आए। जब वक्त का पहिया चलता है तब हरिश्चंद्र भी बिकता है। जब वक्त का पहिया चलता है तब हरिश्चंद्र भी बिकता है। कैकेयी ने जब रचा कुचक्र वनवास राम को मिलता है। और सुने वक्त का पहिया, कर से फिसली भूनी मछली। जी हाँ, मेरा ये लाइनें मेरी, इसका आशय राजा हरिश्चंद्र से है। कहा जाता है हरिश्चंद्र के ऊपर बहुत दारुण विपत्ति पड़ी थी, तो उनको जो है समर्पित है। कर से फिसली भूनी मछली वापस जल में जा गिरती है। सब वक्त की महिमा है प्यारे, तेरी मेरी क्या गिनती है, तेरी मेरी क्या गिनती है। यह धरा बपौती थी जिनकी अब नाम निशान कहाँ उनका। यह धरा बपौती थी जिनकी अब नाम निशान कहाँ उनका। है कहाँ सिकंदर भरत अशोक, सब नाम निशान मिटा उनका। घायल जब कभी मन होता है, घायल जब कभी मन होता है, सीने में आग सुलगती है। घायल जब कभी मन होता है, सीने में आग सुलगती है। जब हुक उठे अंतर मन से, लेखनी अंगार उगलती है, लेखनी अंगार उगलती है। ये एक रचना थी जो बहुत ही समसामयिक, आज समसामयिक भी कह सकते हैं, और एक ऐसी चीज है जो बहुत कहीं न कहीं कुरेदती है अंतर्मन को। बहुत सारी बिंदु हैं इस रचना में। और सुने, एक रचना मैं आपके सामने निवेदित करना चाहूंगा। ये रचना मेरा अपना मानना है, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की सत्ता हमारे साथ चलती है और हमारे साथ क्यों, सबके साथ चलती है। हमें बस उस पर विश्वास करने आना चाहिए, उस पर भरोसा करने आना चाहिए। तो देखें, ये रचना ईश्वरी सत्ता के बारे में है। दिल मेरा मुझसे कहता है कोई साथ हमारे चलता है। दिल मेरा मुझसे कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जब जब मैं हारा हूँ खुद से, नवजीवन मुझ में भरता है। दिल मेरा मुझसे कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जब जब मैं आहत होता हूँ तब तब मुझको सहलाता है। जब जब मैं आहत होता हूँ तब तब मुझको सहलाता है। कोई साथ रहे ना रहे मगर वो साथ हमारे रहता है। दिल मेरा मुझसे कहता है कोई साथ हमारे चलता है। वो अंक पाश फैला करके खुद में विलीन कर लेता है। वो अंक पाश फैला करके खुद में विलीन कर लेता है। मेरे अंतर्मन में बैठा वो मुझसे बातें करता है। दिल मेरा मुझसे कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जी हाँ, आगे सुने। मेरे सारे दुख सब चिंता, मेरे सारे दुख सब चिंता वो पल भर में हर लेता है। होठों पे खिले मुस्कान सदा, हर पल वो मुझसे कहता है। दिल मेरा मुझसे कहता है कोई साथ हमारे चलता है। और सुने, गिरना स्वाभाविक मानव गुण, गिरता हूँ फिर उठ जाता हूँ। गिरना स्वाभाविक मानव गुण, गिरता हूँ फिर उठ जाता हूँ। पर कहाँ हौसला गिरता है, नव तेज वो मुझ में भरता है। दिल मेरा मुझसे कहता है कोई साथ हमारे चलता है। और सुने, अंतिम बंद है इस रचना का। जब जब उलझन में पड़ता हूँ, जी हाँ, जब जब उलझन में पड़ता हूँ तब तब उलझन सुलझाता है। जब जब उलझन में पड़ता हूँ तब तब उलझन सुलझाता है। साया बनकर वो साथ मेरे, प्रतिपल प्रतिक्षण वो रहता है। जाने क्यों दिल ये कहता है कोई साथ हमारे चलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दो लाइनें मैं निवेदित करना चाहूँगा। हम कवियों की एक खास बात होती है नज़रिया, जो हमें थोड़ा अलग करता है, सोचने का, देखने का अंदाज अलग करता है। तो इसी पर दो लाइनें मैं निवेदित करना चाह रहा हूँ। नज़रिया देखने का ही अलग हमको बनाता है। नज़रिया देखने का ही अलग हमको बनाता है। चुनाचे सबकी खातिर हैं नज़ारे एक ही जैसे, चुनाचे सबकी खातिर हैं नज़ारे एक ही जैसे। और सुने, आज आपके बीच में रह के कुछ ऐसी रचनाएं मैं निवेदित करना चाह रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत करीब। उनमें से एक रचना मैंने अतुकांत शैली में लिखा हुआ है, लेकिन ये अतुकांत शैली में होते हुए भी एक बहुत खास बात इस रचना की है कि आपको कहीं न कहीं झंझोड़ेगी,
दिल के अंदर, क्योंकि हम जिस उम्र के साथ चल रहे हैं उस उम्र में कहीं न कहीं सब चीज़ें आप सब 2-4 हुए होंगे अपने जीवन में। आज का श्रवण कुमार, ये सुने, मैं आज का श्रवण कुमार हूँ। सिखाया गया है मुझे बचपन से ही संस्कार और ज़िम्मेदारियाँ। माता-पिता, मैं आज का श्रवण कुमार हूँ। सिखाया गया है मुझे बचपन से ही संस्कार और ज़िम्मेदारियाँ निभाना अपने परिवार से, माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी और बच्चों के बीच, आस-पड़ोस, समाज और रिश्तेदारों के बीच। भाई चाहे कितना भी स्वार्थी क्यों ना हो, बहन चाहे कितनी भी लालची क्यों ना हो, माँ-बाप चाहे कितने भी सक्षम क्यों ना हो, निभानी है मुझे हर हाल में अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ। मगर किसे सुनाऊँ अपने दिल का दर्द, मगर किसे सुनाऊँ अपने दिल का दर्द। ज़िम्मेदारियों की बहंगी उठाते-उठाते, मगर किसे सुनाऊँ अपने दिल का दर्द। बहंगी उठाते-उठाते ज़िम्मेदारियों की अब मेरे कंधे भी दुखने लगे हैं। मुझे भी चाहिए थोड़ा सुकून, मुझे भी चाहिए थोड़ा सुकून। इच्छा होती है मेरी भी, इच्छा होती है मेरी भी, मेरा परिवार समझे मेरे दुखते कंधों को, मेरे दर्द को, इस बात का एहसास दिलाए कि मुझे, मैं हूँ, तुम भी इंसान हो, कोल्हू के बैल नहीं, जो हमेशा जुता रहे। मैं कोल्हू में जुतने वाला बैल नहीं, वरन फोन हिल गया थोड़ा सा, चले कोई नहीं। इच्छा होती है मेरी भी, मेरा परिवार समझे मेरे दुखते कंधों को, कंधों के दर्द को, इस बात का दिलाए एहसास मुझे भी कि मैं कोल्हू में जुतने वाला एक बैल नहीं, वरन सांस लेता, दर्द से कराता, हाड़ मान से बना एक इंसान हूँ। मैं आज का श्रवण कुमार हूँ, मैं आज का श्रवण कुमार हूँ, मैं आज का श्रवण कुमार हूँ। ये एक रचना थी जो बहुत पहले मैंने लिखा था, जो घर में पुत्रों की जिम्मेदारियां जितनी कठिन होती हैं और जितनी मुश्किल होती हैं, उसके अपने दर्द का कोई स्थान नहीं होता वहाँ पे। ये ऐसा हमारे समाज की एक, क्या कहा जाए, विडंबना कह लीजिए या जो भी है। चलें, एक और रचना से मैं निवेदित करता हूँ। ये भी रचना बहुत पहले लिखी गई थी, मैं बहुत छोटा था उम्र में। आप रचना देखिए, उसके भाव को देखिए, और मेरी उम्र, मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ता था जब मैंने इसको लिखा था, और हाई स्कूल के एक छोटे से बच्चे का, 10वीं क्लास के एक बच्चे का कितना मानसिक रूप से परिपक्व हो गया उस वक्त, आप सुने और देखें। रही होगी किसी जमाने में इश्क इबादत की शय, रही होगी किसी जमाने में इश्क इबादत की शय, अब आजकल है वही इश्क तिजारत की शय। रही होगी किसी जमाने में इश्क इबादत की शय, अब आजकल है वही इश्क तिजारत की शय। पेश आते हैं सरेआम बदतमीजी से लोग, पेश आते हैं शरेआम बदतमीजी से लोग, कैसे कह दें कि जिंदा है शराफत की शय। रही होगी किसी जमाने में इश्क इबादत की शय। और सुने, कत्ल होकर देख कर गुजर जाते हैं लोग, कत्ल होते देख कर गुजर जाते हैं लोग, दिलों में दफन हो गई है खिलाफत की शय। आज के इस परिवेश में, उस जमाने में, जबकि आज आपने देखा होगा कि जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों के साथ अन्याय होता है, सड़कों पर खून खराबा फैला रहता है, लेकिन लोगों के अंदर संवेदना इतनी मर गई है कि लोग वीडियो बनाने में ज़्यादा तत्परता दिखाते हैं, ना कि उसको अस्पताल पहुंचाने में, उसको देखने में। ये एक बहुत पहले मैंने लाइन लिख दी थी, आज के परिवेश को बहुत ही उद्वेलित करती है। कत्ल होते देखकर गुजर जाते हैं लोग, दिलों में दफन हो गई है शराफत खिलाफत की शय। जब से जमाने की हवा लग गई है सरपरस्तों को, जब से जमाने की हवा लग गई है सरपरस्तों को, मतलब बेमानी हो गई है हिफाजत की शय। जी हाँ, सरपरस्त जो, यानी कि जो हमें, जो देखभाल करते हैं हमारे, उनको सरपरस्त कहते हैं। तो सरपरस्तों की को जमाने की हवा जब लग जाएगी तो हमारी देखभाल कौन करेगा। और सुने,
सच को झूठ, झूठ को सच बनाया जाता है। ये तब लिखा था जब मेरे पास अदालत का कोई अनुभव नहीं था, कोर्ट कचहरी का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था, बस लोगों से सुना करता था। आज मैं अधिवक्ता हूँ, तो शायद इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा-सा अन्याय होगा वकीलों की बात, लेकिन फिर भी मैंने लिखा था, सच को झूठ, झूठ को सच बनाया जाता है। चंद सिक्कों में खो गई है अदालत की शय, रही होगी किसी ज़माने में इश्क इबादत की शय। और सुने, वक्त के साथ ज़िंदगी के मायने बदलते रहते हैं, वक्त के साथ ज़िंदगी के मायने बदलते रहते हैं। तुम ही तो एक चुनना बदले अपनी आदत की शय, रही होगी किसी ज़माने में इश्क इबादत की शय। और अंतिम बंद है, वक्त की भीड़ में जाने कहाँ खो गई, वक्त की भीड़ में न जाने कहाँ खो गई, तुमने लाख ढूंढा मगर दिल न बचा, तुमने लाख ढूंढा मगर दिल न बचा, रही होगी किसी ज़माने में इश्क इबादत की शय। अब आजकल है वही इश्क इबादत की शय। इस रचना को आप देखिए और देखिए, मैं 10वीं क्लास में था जिस वक्त इसको लिखा था, तो मन जो है स्तर सोचने का, तो वो आप देखें कितना, मैं बहुत बचपन में मेरा था ही नहीं, मेरा जीवन संघर्ष ऐसा था जीवन का, तो बहुत छोटी उम्र में ही अपने आप को मैं बड़ा महसूस करने लगा। और एक रचना मैं निवेदित करना चाहूँगा अपनी। ये रचना दरअसल मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये रचना अच्छा लगता है। और चूँकि मैं नशा मुक्त अभियान का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, तो ये संदेश अगर समाज को ना दूँ तो शायद गलत हो जाएगा। तो आज मैं संदेश समाज को देता हूँ। मेरी एक परिकल्पना है, नशा मुक्त देश। और ये परिकल्पना आशीर्वाद तो हमें एक बार बिहार के किसी कार्यक्रम में था, तो वहाँ पर मुझे एक हमारे कवि मित्र ने कहा कि मिश्रा जी, इस रचना को आपको आदरणीय नीतीश भारद्वाज जी को सुनाना चाहिए, इस रचना को आपकी। तो मैंने कहा जरूर, समय आएगा, वक्त होगा तो जरूर सुनेंगे। आवाज कट रही है जी, तो सुने। देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलग आओ मिलकर जगाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलग आओ मिलकर जगाए चलो, है नशा एक जहर दूर इससे रहो, है नशा एक जहर दूर इससे रहो, बात जन जन को मिलकर बताए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलग आओ मिलकर जगाए चलो, खूबसूरत सी है जिंदगानी बड़ी, खूबसूरत सी है जिंदगानी बड़ी, जिंदगी को गले से लगाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलग आओ मिलकर जगाए चलो, रोक लो हाथ जब भी बहकने लगे। मेरा मानना है कि एक उम्र होती है जो, जिसे मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंटल एज होती है। जब आप उस उम्र में अक्सर आप नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, तो वही एक बहकने की उम्र भी होती है, जहाँ पर हमें अपने आप पे काबू करना होता है। तो इसी पे एक लाइन थी, रोक लो पाँव जब भी बहकने लगे, रोक लो पाँव जब भी बहकने लगे, खुद पे विश्वास करना सिखाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलग आओ मिलकर जगाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलग आओ मिलकर जगाए चलो,
हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिला, हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिला, जागरूकता नशे की बढ़ाए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। वैसे नैतिक पतन की, आदरणीय सुरेंद्र सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमन बंदन है, आपका स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। वैसे नैतिक पतन की वजह है नशा, वैसे नैतिक पतन की वजह है नशा, है पता फिर भी सबको बताएं चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर बताएं चलो। जान देखिए, इस रचना में मैंने बहुत ही आम भाषा में लिखा है और पूरे समाज को मैंने समेटा है, क्योंकि अच्छे कार्य कोई एक व्यक्ति के हाथ नहीं होते हैं। जब तक समाज उसको परिवर्तन नहीं चाहेगा, समाज उसको बदलने की कोशिश नहीं करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुने, वैसे नैतिक पतन की वजह है नशा, है पता फिर भी सबको बताएं चलो, जानता हूँ कि मुश्किल बहुत आएगी, राह इंसानियत की दिखाएं चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। और सुने, भूल कर भी नशे का न सेवन करो, भूल कर भी नशे का न सेवन करो, बात सबको जहां में बताए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर जगाए चलो। और कहा जाता है, नशे के गुलाम व्यक्ति जो होते हैं उनको मानसिक संबल की जरूरत होती है। उनको सिर्फ यही नहीं कि वो नशे से दूर रहें, बल्कि उनके अंदर विल पावर भी पैदा करना, आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। तो उस पर 2 लाइनें सुने। ऐसे गुमराह भटके हुए लोगों को, ऐसे गुमराह भटके हुए लोगों को, फलसफे जिंदगी के सुनाए चलो, ऐसे गुमराह भटके हुए लोगों को, फलसफे जिंदगी के बताए चलो, देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, ये अलख आओ मिलकर बताए चलो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका लगातार स्नेह मिल रहा है। और जब आप लोग पटल पर होते हैं और हौसला अफजाई करते रहते हैं तो निश्चय ही पढ़ने का आनंद कुछ और होता है। आपके बीच में पढ़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं जानता हूँ पिछली बार कार्यक्रम में बहुत सही कुछ तकनीकी समस्याएं थी, मगर आज आप लोग के बीच में रह के और आप लोग को कुछ अपने दिल की बात, अपने दिल के जज्बात प्रेषित करके मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चलें कुछ दोहे आपको समर्पित करता हूँ। हालांकि राजनीति मेरा पसंदीदा विषय कभी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों मैं राजनीति से बहुत दूर भागता हूँ, लेकिन फिर भी एक साहित्यकार होने के नाते कुछ चंद पंक्तियां राजनीति पर मैंने कुछ लिखी जरूर हैं। तो कुछ दोहे राजनीति पर सुने। 900 चूहे खाइए हज कीजिए प्रस्थान, 900 चूहे खाइए हज कीजिए प्रस्थान, राजनीति के क्षेत्र की है असली पहचान। और सुने, भगत बने सब मंत्री संतरी बगुला बाना छोड़, भगत बने सब मंत्री संतरी बगुला बाना छोड़, वोट मांगने पहुंच गए घर घर, वोट मांगने पहुंचे घर घर, हाथ पैर सर जोड़। और सुने, धर्म वर्म की बात पर
रोवे तुच्छ समाज, जो नेता होते हैं वो क्या सोचते हैं, धर्म वर्म की बात पर रोवे तुच्छ समाज। एक चीज और है, मेरी रचनाओं में कुछ सार्थक के साथ साथ निरर्थक शब्द भी आ जाते हैं कभी कभी। अब जैसे धर्म वर्म, तो ये धर्म तो हमारा सार्थक शब्द हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक निरर्थक शब्द जुड़ गया। लेकिन यही तो खूबी होती है एक साहित्यकार की। धर्म वर्म की बात पर रोवे तुच्छ समाज, नेता से मत कीजिए तुच्छ धर्म की बात। राजनीति अपनाइए यह चोखा व्यापार, राजनीति अपनाइए यह चोखा व्यापार, पूंजी ढेले की नहीं इनकम छप्पर फाड़। और सुने, खून खराबा कीजिए दंगे और फसाद, खून खराबा कीजिए दंगे और फसाद, फिर विपक्ष सर फोड़िए अपने जुर्म तमाम। और कुछ एक रचनाएं और मैं सुनाना चाह रहा हूँ, दोहे तो मैंने आपको कुछ और दोहे हैं, लेकिन अब दोहों पर कुछ हमारा विचार अब बन नहीं रहा है, तो चलें कुछ और रचनाएं आपसे निवेदित करता हूँ। एक देश गीत मैं चाह रहा हूँ आपके बीच रखना, और इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि समय सीमा भी लगभग समाप्ति की ओर ही है, फिर जैसा आप लोग आदेशित करेंगे। गुलसिता अपना हरदम सलामत रहे, गुलसिता अपना हरदम। आदरणीय रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय, आपका स्नेह मिलता है तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है। आप जैसे श्रेष्ठ गुणीजन जब सामने होते हैं तो निश्चय ही आत्मा बहुत तृप्त होती है, और एक कवि मन, जो प्यासा कवि मन है, उसको कुछ कहने का मौका मिलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है। और निश्चय ही कवि मन जो होता है वो प्यासा ही रहता है उम्र भर, तभी तो हम कुछ लिख पाते हैं। देश अपना नशा मुक्त हो दोस्तों, सॉरी मैं गलती से दूसरा पढ़ गया। गुलसिता अपना हरदम सलामत रहे, जान अपनी सलामत रहे ना रहे, गुलशिता अपना हरदम सलामत रहे, जान अपनी सलामत रहे ना रहे। शीश के फूल कितनों ने अर्पण किए, जाने कितनों ने सीने पे गोली सहे। शीश के फूल अब कितनों ने अर्पण किए, जाने कितनों ने सीने पे गोली सहे। लोग हंस हंस के भूषाई होते रहे। आदरणीय आस्थाना महेश प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय, आपको नमन बंदन। शीश के फूल कितनों ने अर्पण किए, जाने कितनों ने सीने पे गोली सहे। लोग हंस हंस के भूषाई होते रहे, जिनकी गाथा जमाना कहे ना कहे। धन्य जीवन है वो जो मिटा देश पर, धन्य है कोख वो जो लुटी देश पर। धन्य जीवन है वो जो मिटा देश पर, धन्य है कोख वो जो लुटी देश पर। धन्य बहना की राखी वो अनमोल है, फिर दोबारा कलाई सजे ना सजे। गुलसिता अपना हरदम सलामत रहे, जान अपनी सलामत रहे ना रहे। रुत बसंती बनी यज्ञ आजादी की, लोग आते गए सर चढ़ाते गए। रुत बसंती बनी यज्ञ आजादी की, लोग आते गए सर चढ़ाते गए। देश पर जा लुटाने की एक होड़ थी, फिर ये मौसम दोबारा। जी आदरणीय, आवाज में खरखराहट है, कृपया बिना हेडफोन के मोबाइल के माइक। जी आदरणीय, आपका आदेश सिर माथे, आपने कुछ
कमेंट किया था कि आवाज़ में कुछ खटखटाहट आ रही है। अब ये तकनीकी सी समस्याएं हैं, आ जाती हैं। अगर आप कहें ये रचना पूरी ढंग से ना हुई हो तो मैं दोबारा पढ़ूं, वरना फिर आगे बढ़ता हूँ। रुत बसंती बनी यज्ञ आजादी की, रुत बसंती बनी यज्ञ आजादी की, लोग आते गए सर चढ़ाते गए, रुत बसंती बनी यज्ञ आजादी की, लोग आते गए सर चढ़ाते गए, देश पर जान लुटाने की एक होड़ थी, फिर ये मौसम दोबारा मिले ना मिले, कौन किस धर्म का, कौन किस प्रांत का, भारतीय के लिए सब जमा हो गए। ये रचना सन 47 की के गदर को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा था, जहां पर हमारे हर घर में, हमारे भारतवर्ष के हर घर में एक आग जलती थी, एक शोला सा सुलगता था सीने में कि देश के लिए क्या करना है, और सबसे बढ़िया उत्सर्ग यही होता था, सबसे बड़ी आहुति कि हम अपने प्राणोत्सर्ग कर सकें देश के लिए, उसको ध्यान में रख के लिखा गया था। सुने, कौन किस धर्म का, कौन किस प्रांत का, भारती के लिए सब जमा हो गए, देश की आन मिटने न पाए कभी, सांस की डोर अपनी रहे ना रहे, गुलसिता अपना हरदम सलामत रहे, जान अपनी सलामत रहे ना रहे। और सुने, ये 4 लाइनें मैं अक्सर कहता हूँ। उन शहीदों को सच्ची है श्रद्धांजलि, उनकी कुर्बानियां हम न भूलें कभी, उन शहीदों की सच्ची है श्रद्धांजलि, उनकी कुर्बानियां हम न भूलें कभी, पीढ़ियां गर्व से याद करती रहें, पीढ़ियां गर्व से याद करती रहे, अपनी थाती उन्हें सौंपते हम रहे, गुलसिता अपना हरदम सलामत रहे, जान अपनी सलामत रहे ना रहे। आदरणीय श्यामराव धर्मपुरीकर, आपका बहुत बहुत नमन बंदन। मैं इस रचना का आखिरी बंद, जैसा कि मैंने आपको सुनाया, उन शहीदों को सच्ची है श्रद्धांजलि, उनकी कुर्बानियां हम न भूले कभी, पीढ़ियां गर्व से याद करती रहे, अपनी थाती उन्हें सौंपते हम रहे। मेरा आशय था इसको लिखने का कि आज हम बच्चों को अपने अंग्रेजी मीडियम भेज रहे हैं, शायद हमारी व्यवस्था भी है, हम भेजते हैं, लेकिन हम अपने शहीदों की जो उनकी कहानियां हैं, उनकी थाती हैं। आदरणीय सुधीर भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे बीच में आए, आपका स्नेह मिला। तो मैं देखता हूँ अंग्रेजी मीडियम में उन शहीदों को जिस ढंग से बताना चाहिए वो बताते नहीं हैं। हम लोग के स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ प्राइमरी विद्यालयों में तमाम शहीदों के फोटो होते थे, उनके कोटेशंस लिखे जाते थे, उन्होंने जो कहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कभी नहीं देखता हूँ। तो ये चीज़ हम अगर अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को इन शहीदों की कहानियां, दास्तान सुनाएंगे नहीं तो शायद ये बड़ा अन्याय होगा उन शहीदों के लिए, हम सब के लिए, और ये हमारा देश के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो चलें, और मेरे ख्याल में समय समाप्ति की ओर है, और लेकिन चलिए 4 लाइनें कुछ निवेदित करता हूं जो मुझे विशेष तौर से बहुत प्रिय होती हैं, मैं अक्सर हमारे मुंह से आप सुनते हैं। सुने, कहाँ होती ये गजल जिसको कहते हैं सभी इरशाद। आदरणीय श्रीकांत तेलंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्नेह आशीर्वाद मिला, आप हमारे बहुत घनिष्ठ हैं और आपसे अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है, हम कार्यक्रम में मिलते भी हैं। कहाँ होती ये गजल जिसको कहते हैं सभी इरशाद, कहाँ होती ये गजल जिसको कहते हैं सभी इरशाद, जिगर का जर्रा जर्रा
घर गमों से डूबा ना, घर गमों में डूबा ना होता। आदरणीय भैया सुधीर भैया, आपका आदेश शर्मा थे, जरूर पढ़ेंगे। कहाँ होती ये गजल जिसको कहते हैं सबीर शाह, जिक्र का जरा जरा अगर गमों में डूबा ना होता, हमें भी हम सफर किस्मत से कोई मिल गया होता, तड़प तन्हाई की लफ्जों में फिर कैसे बयां होता, तड़प तन्हाई की लफ्जों में फिर कैसे बयां होता। आदरणीय सुधीर भैया का आदेश है कि एक रचना और पढ़ूं मैं, तो आपका आदेश आदरणीय शर्मा थे, जरूर पढ़ूंगा आपके बीच में। और आप लोग के बीच में अगर नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा पढ़ने। सुने, एक रचना मेरी है रोटी। रोटी एक ऐसा विषय है कि जहां पर सब कुछ आगे सिमट जाता है, सारी प्यार, नफरत, जिम्मेदारियां सब कुछ आगे सिमट जाती हैं। एक बहुत बड़ा, मैंने इस रोटी को अपने शब्दों में बांधने की कोशिश की है। आप सुने, रोटी तेरी महिमा न्यारी, लगती तू चंदा सी प्यारी। रोटी तेरी महिमा न्यारी, लगती तू चंदा सी प्यारी। तेरी खातिर हर पाप पुण्य, छल द्वेष दम जंग जग में जारी। तेरी खातिर हर पाप पुण्य, छल द्वेष जंग जग में जारी। रोटी तेरी महिमा न्यारी, लगती तू चंदा सी प्यारी। तू घर में है तो सब कुछ है। जी हाँ, 2 वक्त की रोटी अगर घर में है तो सब कुछ है। तू तू घर में है तो सब कुछ है, तू नहीं तो आठों याम कला है। जी हाँ, घर में अगर रोटी नहीं है तो घर कभी शांत नहीं रह सकता है, आप शांति से रह नहीं सकते। तो तू घर में है तो सब कुछ है, तू नहीं तो आठों याम कला है। तेरी खातिर सब भाग दौड़, तेरी खातिर मारा मारी। रोटी तेरी महिमा न्यारी, तू लगती चंदा सी प्यारी। अजब रंग दिखलाती है, जाने क्या क्या करवाती है। जी हाँ, तू अजब रंग दिखलाती है, जाने क्या क्या करवाती है। ममता बेबस तेरे आगे, तुझसे सारी दुनिया हारी। रोटी तेरी महिमा न्यारी, तू लगती चंदा सी प्यारी। जी हाँ, रोटी के आगे सब कुछ बेबस है, ममता भी बेबस है। और सुने, सारे रिश्ते जल जाते हैं, घर द्वार सभी बिक जाते हैं। सारे रिश्ते जल जाते हैं, घर द्वार सभी बिक जाते हैं। रोटी की तृष्णा के पीछे सारी दुनिया का श्रम जारी। रोटी तेरी महिमा न्यारी, तू लगती चंदा सी प्यारी। और सुने, व्यापार कराती है रोटी, व्यभिचार कराती है रोटी। जी हाँ, व्यापार कराती है रोटी, व्यभिचार कराती है रोटी। मानो अधीर हो उठता है, रोटी से खाली हो थाली। रोटी तेरी महिमा न्यारी, तू लगती चंदा सी प्यारी। तू ही अभीष्ट हर इंसान की। जी हाँ, खाना ही सबसे अभीष्ट है इस जग में। तू ही अभीष्ट हर इंसान की, तू ही वरदान विधाता की। तू ही अभीष्ट हर इंसान की, तू ही वरदान विधाता की। तुझसे सारे आनंद जुड़े, तू है इतनी जनहितकारी। रोटी तेरी महिमा न्यारी, तू लगती चंदा सी प्यारी। और सुने, रोटी हमें क्या क्या काम कराती है। जी हाँ, आदरणीय राम, हर काम कराती है रोटी। और सुने, सम्मान बढ़ाती है रोटी, अपमान कराती है रोटी। सम्मान बढ़ाती है रोटी, अपमान कराती है रोटी। भाईचारा बनकर जग में जब थाली में तू बट जाती। रोटी तेरी महिमा न्यारी, तू लगती चंदा सी प्यारी। और सुने, रोटी जब ना हो तो क्या होता है, ईश्वर भी याद नहीं रहता, तू अगर नहीं मिल पाती है। जी हाँ, ईश्वर भी याद नहीं रहता, तू अगर नहीं मिल पाती है। रोटी ही है जो शिद्दत से मेहनत करना है सिखलाती। रोटी तेरी महिमा न्यारी, तू लगती चंदा सी प्यारी। तो ये कुछ रचना थी, आपके बीच में आया, निवेदित किया। बहुत अच्छा लगा, आप सबका स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। एक बार फिर से यथा योग्य सबको नमन बंदन। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, कार्यक्रम अब समापन की ओर बढ़ चला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं 4 लाइनों के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। तो ये 4 लाइनों के साथ मैं कार्यक्रम की समाप्ति की इजाज़त सबसे मांगता हूँ। आइए आप हम मिलके वादा करें, आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम। आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम।
ज्ञान की ज्योति घर घर में जलने लगे, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम। इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत।